ये वीडियो वय दर्शकों और सामान्य दर्शकों के लिए बनाया गया है। ये कहानी एक 13 साल की लड़की एम्बो की है जो चाहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी बने, लेकिन परेशानी यह है कि वह धनुष भी ठीक से नहीं चला पाती है। फिर भी वह हर दिन जंगल में जाकर शिकार की प्रैक्टिस करती रहती है। एम्बो घने और खूबसूरत अमेजन के जंगलों में रहती है। आज उसकी बहन जुआई का जन्मदिन है। नबो उसे कुछ खास तोहफा देना चाहती है। वो एक खूबसूरत पक्षी को पकड़ने की प्लानिंग करती है और इसके लिए एक जाल बिछा है। उसे पूरा भरोसा है कि उसका जाल काम करेगा, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसने जाल में चारा रखना ही भूल गई है। जल्दीबाजी में वह चारा रखने जाती है पर उल्टा खुद ही उस जाल में फंस जाती है। अब वह हवा में लटक रही है और उसकी बहन जुआई घर पर उसका इंतजार कर रही है। जुआई कंडाम कबीले के मुखिया की बेटी है। उनका कबीला इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नदी में कई मछलियां मर चुकी हैं और बहुत से कबीले वाले बीमार हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुखिया रीरा भी बीमार है। जूमी अब 13 साल की हो गई है और कबीले के नियम के मुताबिक उसे अब कबीले की जिम्मेदारी लेनी होगी। जूमी नर्वस है, लेकिन उसके माता पिता को उस पर पूरा विश्वास है। दूसरी तरफ जंगल में एक घमंडी आदमी एम्बो को लटकते हुए देखता है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय वह उसका मजाक उड़ाता है और याद दिलाता है कि वह जूमी की असली बहन नहीं है। असल में मुखिया की पत्नी ने एम्बो को गोद लिया था जब उसके असली माता पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद एम्बो को दो अजीबोगरीब क्रिएचर दिखते हैं जिनके नाम दलो और वागा है। वह खुद को एम्बो का रूहानी फर्ते कहते हैं। शुरू में एम्बो को लगता है कि वह ये सब तनाव की वजह से देख रही है, लेकिन जब वागा और डिलो उसे जाल से बाहर निकालते हैं तो वह उन्हें सच मानने लगती है। अब एनो उनके साथ कबीला वापस लौटती है जहां लोग जूमी की राज्याभिषेक का इंतजार कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद मुखिया अपनी शाही माला उतार कर अपनी बेटी जूमी के गले में डाल देता है। उसी समय एम्बो वहां पहुंचती है और रूहानी फरिश्ते को एक खास तोहफे के रूप में जूमी को देने का फैसला करती है, लेकिन रूहानी फरिश्ते को ऐसे सार्वजनिक रूप से सामने आना मना है। इसलिए जब आनो उन्हें मंच पर बुलाती है तो वे नहीं आते। सबको लग है कि एबो झूठ बोल रही है और शर्मिंदा होकर वह वहां से भाग जाती है। जंगल में भागते हुए वह स्पिरिट गाइड से फिर मिलती है और वे उसे अपने आने की असली वजह बताते हैं। वे गांव की मदद करने और उसे श्राप से बचाने के लिए आए हैं। कबीले पर श्राप जंगल के राक्षस या कोरोना की वजह से है। इस श्राप को केवल एक खास जड़ के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। ये जड़ जंगल के किसी गहरे हिस्से में दबी हुई है और इसके स्थान का पता केवल मोटला मामा को है। मोटला मामा एक विशाल कछुआ है जो पीठ पर दुनिया का भार उठाती है। ये सब सुनकर एबो तय करती है कि वही ये बात जूमी को बताएगी। वह उसे रूहानी फरिश्ते से मिलवाने का निमंत्रण देती है, लेकिन जूमी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे फरिश्ते वाकई में मौजूद हैं। वह एम्बो को जंगल में जाने से भी मना कर देती है। उदास होकर अपनी गोद ली हुई माँ चुनी के पास जाती है। चुनी उसे दिलासा देती है कि वह एक खास बच्ची है। उससे ये भी पता चलता है कि उसकी जैविक माली यान में भी एक खासियत थी, वह भी रूहानी फरिश्ते को देख सकती थी। यहाँ तक कि अपनी मौत के बाद लिया चुनी के सपने में आई थी और उन्होंने की लोकेशन के बारे में बताया था। अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन सोने का समय हो जाता है। अगले दिन सुबह इनो जूनी को जबरदस्ती चुनी के पास ले जाना चाहती है ताकि दोनों मिलकर रूहानी फरिश्ते के बारे में जान सके, लेकिन जब वे चुनी के पास पहुंचते हैं तो वह अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी होती है। एबो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन चुनी कोई जवाब नहीं देती। तभी गांव का आदमी आरक वहां पहुंचता है और चुनी को मृत घोषित कर देता है। आरक चुनी की मौत का पूरा दोष एम्बो पर डालता है क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति थी जिसने चुनी से मुलाकात की थी। इसके साथ ही वह एम्बो और उसके रूहानी फरिश्ते को गाँव में हो रही सभी बुरी घटनाओं का जिम्मेदार ठहरा है। आरक का मानना है कि एम्बो ने चुनी को मारने और बाकी लोगों को बीमार करने के लिए काला जादू किया है। गाँव में अफरा तफरी मच जाती है। एम्बो दुखी होकर जंगल की ओर भाग जाती है। जुआई अनक के इस बकवास पर यकीन करने से इनकार कर देती है और उसे तुरंत गांव छोड़ने को कहती है। जंगल में छिपकर नबो रो रही होती है। तभी वह एक छोटे से कछुए को देखती है और मोटला मामा की याद करती है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि वह उसे कैसे ढूंढेगी। उसी समय रूहानी फरिश्ते फिर से वापस आते हैं और एबो की मदद करते हैं ताकि वह अपनी माँ चुनी की आत्मा को विदा कर सके, लेकिन एबो चुनी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाती और वहीं जंगल में छुपकर बैठी रहती है। इस बीच जूमी अकेले ही अपनी माँ की आत्मा को विदा करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान करती है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद अपने पिता से जाकर अरक की सारी बातें बताती है। उसका कहना है कि अरक ने यह आरोप लगाया है कि गांव पर श्राप एम्बो की वजह से है। उसकी बातें सुनकर रिंगा अपनी बेटी से कहते हैं कि अब उसे मुखिया की तरह सोचना होगा और वही करना चाहिए जो वह सही समझे। अगली सुबह जूमी 2 गार्ड्स के साथ जंगल की ओर रवाना होती है ताकि वह अरक को रोके और अपनी बहन एम्बो को सुरक्षित वापस ला सके। इस दौरान एम्बो जंगल में रूहानी फरिश्ते के साथ होती है और श्राप के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन रूहानी फरिश्ते उसे साफ देते हैं कि वे सब कुछ एक साथ नहीं बताएंगे। वे चाहते हैं कि आनू खुद इस मिशन को पूरा करे और रास्ते में जरूरी
सबक सीखे। हालांकि वे उसे इस यात्रा के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद इनो को भूख लगती है, लेकिन वह पेड़ पर लगे फलों पर सही निशाना नहीं लगा पाती। इस पर रूहानी फरिश्ते उसे तीर चलाने का अभ्यास करवाते हैं और उसे एक खास जादुई तीर देते हैं। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और ग्रैंड नदी की ओर बढ़ते हैं, जो उन्हें मोटला मामा तक पहुंचाने का रास्ता हो सकता है। रास्ते में आनो देखती है कि आधुनिक सभ्यता के कुछ लोग वहां खुदाई कर रहे हैं। तभी एक गोरा आदमी सफेद कपड़ों में उसके पास आता है। उस आदमी की आंखें लाल रंग में चमक रही होती है और उसके आसपास काले धुएं जैसे आत्माएं घूम रही होती हैं। ये साफ होता है कि वह आदमी या कोरोना के वश में है। ये देखकर इंगो बुरी तरह डर जाती है और तेजी से वहां से भागती है, लेकिन वह काली आत्माएं उसका पीछा करती रहती है। खुद को बचाने के लिए वह नदी में कूद जाती है। वागा और लो उसे नदी के किनारे तक पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन अब एम्बो को अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी होगी। जब वह जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक उसे पकड़ लिया जाता है और अपने को बंधा हुआ पाती है। यह अर्क था जिसने उसे किडनैप किया। अर्क झूठ बोलता है कि उसे जूमी ने भेजा है ताकि वह आनो को पकड़कर गांव पर लगे श्राप को खत्म कर सके, लेकिन इम्बो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी इम्बो धनुष उठाकर अर्क पर तीर तान देती है। वह अर्क को उसकी मां लियान की सबसे बेहतरीन शिकारी और तेज धावक थी। अर्क कबूल करता है कि वह लियान प्यार करता था, लेकिन जब लियन ने किसी और से शादी कर ली तो उसके दिल में गुस्सा और बदले की भावना घर कर गई। वह आज भी इसी कारण एबो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब जानने के बाद नबो को समझ आ जाता है कि वह किसी भी हाल में अर्क की गिरफ्त में नहीं रह सकती। वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। होश में आने के बाद वह एक छोटे से कछुए को देखती है। वह कछुआ उसे जंगल के बीच एक गुप्त स्थान की ओर ले जाता है। यह एक ओसिस होता है जहाँ एक खूबसूरत झरना बह रहा होता है। अचानक झरने के नीचे से एक विशाल सिर बाहर आता है। वह सिर किसी और का नहीं बल्कि मोटला मामा का होता है, वही विशाल कछुआ जिसके पास श्राप का हल है। और मोटेल मामा वास्तव में एक विशाल कछुआ है जो अपनी पीठ पर पूरी दुनिया का भार उठाती दिखती है। वह लियानो जानती थी और उस पेड़ को भी पहचानती है जो एम्बो का पसंदीदा था। एम्बो अपने सारे राज और कहानियां उसी पेड़ को सुनाती थी। ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ में लिन की आत्मा बसती हो। मोटला मामा बताती है कि वह जड़ जिसे एबो ढूंढ रही है उसी पेड़ के नीचे है। ये सुनकर एबो खुद पर विश्वास खोने लगती है। उसे लगता है कि वह बस एक डरपोक लड़की है जो दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी बनना चाहती है, लेकिन अभी तक सही तरीके से निशाना लगाना भी नहीं जानती। यह सुनकर मोटला मामा उसे समझाती है कि डर हर किसी को लगता है, लेकिन असली बहादुर वही होता है जो अपने डर के खिलाफ खड़ा रहे। वह उसे याद दिलाती है कि एम्बो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि कंदा कबीले की आखिरी उम्मीद है। मोटला मामा बताते हैं कि एम्बो का पसंदीदा पेड़ एक पवित्र पेड़ है। उसकी जड़ों में इतनी ताकत है कि वह सबसे अंधकार में और बुरे दिलों को भी बदल सकती है, लेकिन उन जड़ों को काटने के लिए एक विशेष मूनस्टोन प्लेट की जरूरत होगी। खुशकिस्मती से आनो को ये प्लेट पाने के लिए चांद पर नहीं जाना होगा। मूनस्टोन एक ज्वालामुखी के पास मिल सकता है, लेकिन वहां पाला नाम का एक विशाल आलसी जीव स्लॉथ रहता है। पाला मदद तब तक नहीं करेगा जब तक वो उसकी पसंद का मीठा खाना ना मिले। एम्बो सोचने लगती है कि वह पाला को क्या दे सकती है, लेकिन स्पिरिट गाइड्स ने पहले से इसका हल निकाल रखा है। वे एक नीचे पत्तों का पेड़ लाते हैं, पर मुश्किल यह है कि पाला बहुत खाता है, इसलिए एम्बो को पूरा पेड़ ज्वालामुखी की चोटी तक लेकर जाना होगा। एम्बो अकेले ये काम नहीं कर सकती, वह रूहानी फरिश्ते से मदद मांगती है। वे सब मिलकर पेड़ को खींचते हैं और ज्वालामुखी की आधी चोटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पेड़ का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इसी बीच जुआए आरक को ढूंढ निकालती है और उससे पूछती है कि एम्बो कहाँ है। आरक कहता है कि उनको एम्बो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने एक बड़ा राज पता कर लिया है। अनक बताता है कि उसने एक सफेद पोशाक पहने एक रहस्यमय आदमी से मुलाकात की है। उस आदमी ने खुद को कर्नल डीटी बताया और कहा कि वह एक वैज्ञानिक है, और वह आदमी खुद को एक चिकित्सक बताता है जो पौधों से दवाएं बनाता है। उसने जूमी के पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए दवाएं बनाई हैं और बदले में वह ये जानना चाहता है कि कंदा कबीले में वह सोना कहाँ पाया जा सकता है जिसे आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जूमी तुरंत उसकी बात मान जाती है और उसे अपने गाँव वापस ले आती है। इसी दौरान इम्बो और उसके रूहानी फरिश्ते ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं और पाला नामक विशाल स्लॉथ से मिलते हैं। शुरुआत में वह थोड़े चिड़चिड़ा होते हैं, लेकिन जब नबो उन्हें मीठे पत्ते का पेड़ देती है तो वह खुश होकर उसे मूनस्टोन दे देता है। पाला मूनस्टोन को एक खंजर में बदल देता है ताकि वह पवित्र पेड़ की जड़ों को काट सके। उसके बाद वह उन्हें सलाह देता है कि गांव वालों को जल्द ही वापस लौटना चाहिए क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला है। एम्बो पाला के पंखों का इस्तेमाल एक विमान की तरह करती है, लेकिन वाका के पास उड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह लंबा रास्ता लेकर चलता है। जल्द ही इबो और उसके गाइड्स पवित्र पेड़ तक पहुंच जाते हैं और वह खंजर निकालकर जड़ों को काटने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक जूमी वहां आ जाती है और बताती है कि डॉक्टर
डॉक्टर ने वारिन को ठीक कर दिया है। वह चाहती है कि एम्बो गांव लौटकर डॉक्टर से मिले, लेकिन एम्बो ये देखती है कि वह डॉक्टर वही आदमी है जो याकुरोना जंगल के दानव के वश में है। एम्बो जूमी को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन जूमी इस बात को नकार देती है और किसी भी दानव या रूहानी फरिश्ते की बात पर विश्वास नहीं करती। वह एम्बो को धमकी देती है कि अगर वह इस तरह की बातें करती रही तो उसे गाँव से निकाल दिया जाएगा। इब दुखी होकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जूमी उसे चेतावनी देती है कि वह फिर से जंगल में न जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे कभी भी गांव में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एम्बो टूटे दिल से सोचती है कि शायद उसे नाम कबीला छोड़ देना चाहिए। इसी दौरान कर्नल उसके कमरे में आता है और उसकी बेबसी देखता है, लेकिन एम्बो उससे बात नहीं करना चाहती। आंख और एम्बो के गाइड मिलकर पवित्र पेड़ की जड़ों पर खंजर लगाते हैं। जैसे ही खंजर पेड़ की जड़ों से मिलता है, वह जादुई तरीके से जड़ों में समाहित हो जाता है और सामने लियन की आत्मा प्रकट होती है। लिया ने हमेशा एम्बो का ध्यान रखा था और अब वह पेड़ में रहकर अपनी बेटी को देख रही थी। वह एम्बो से गोल्डन टिपरर मानती है, जिसे वह अपने जादू से और शक्तिशाली बना देती है। तभी वे सुनते हैं कि मशीनों की आवाजें आ रही हैं। ये कर्नल की मशीनें हैं जो कबीले और जंगल को नष्ट करने के लिए लाई गई हैं। लिन उनको रोकने के लिए जाती है और एनो कबीले वालों को सच बताने के लिए जाती है। कर्नल आदेश देता है कि सभी लोग तुरंत जंगल छोड़ दे। वहीं वह खुद को अमेजन का नया शासक घोषित करता है। कुछ देर बाद लिन की माँ वहां आती है, जो कर्नल को विल नाम से बुलाती है, साथ ही सच जानने की चुनौती देता है। वह बताता है कि कई साल पहले विल जब कबीला आया था तो कबीले वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन लियान प्यार करने लगी और वह भी उसे पसंद करता था। कबीले वालों ने विल पर जादूगर होने का आरोप लगाया और उन्हें कबीले से बाहर निकाल दिया। लियानो जंगल के आत्माओं ने बचाया और वे उनके साथ हो गई, लेकिन विल को याकुरोना ने पकड़ लिया। ये सुनकर कर्नल पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और याकुरोना दानव में बदल जाता है। लेकिन लियन डरती नहीं है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी एम्बो उस दानव को हरा देगी। अब एम्बो के पास सिर्फ एक ही मौका है याकुरोना को हराने का, लेकिन वह ये सोच चकर उसके ऊपर तीर नहीं चला पाती कि वह अपने पिता को चोट पहुंचाएगी। एम्बो के रूहानी फरिश्ते उसे समझाते हैं कि वह अपने पिता को नहीं बल्कि उसके अंदर के दाल को मार रही है। इसके बाद आग जुआई को लेने जाता है। फिर एम्बो अपने तीर को याकुरोना की ओर तानती है। जैसे ही उसका तीर निकलता है, वह एक ज्वाला के जैसे और सही निशाने पर लगता है, जिससे याकुरोना और उसकी सभी मशीनें नष्ट हो जाती हैं। कुछ समय बाद विल मलबे से बाहर निकलता है, जो अब लियन का पति और आनो का पिता होता है। एबो दौड़कर अपने माता पिता को गले लगाती है, लेकिन वे साथ नहीं रह सकते। लियान बल्लभ आत्माएं बन चुके हैं और इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे हमेशा पास रहेंगे और अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। आखिर वादा करता है कि वह एम्बो का ख्याल रखेगा जैसे एक पिता रखता है, और लियन संतुष्ट हो जाती है। वह और विल आत्माएं बनकर हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं और अब एबो जब चाहे उनसे मिल सकती है। जूमी आनो को गले लगाकर कहती है कि वह हीरो है जिसने संगीत कमेरीने के लिए बाकी है, लेकिन जूमी कहती है कि वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसके पास अपने स्पिरिट गाइड्स हैं। वागा और डीलो भी अपना विदाई का ऐलान करते हैं। वे एबो को प्रशिक्षित करने आए थे और अब वह पूरी तरह से तैयार है और आने वाली सभी यात्राओं में जूमी उसका साथ देगी। इसी के साथ हमारी इस मजेदार फिल्म की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।